स्वागत है दोस्तों। आप सभी जानना जरूर चाहेंगे कि बिहार में जो जातिगत जनगणना हो रही है, आखिर सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती किन बिंदुओं पर दी गई है। 7 बिंदु है। वे कौन कौन से लीगल पॉइंट है, बिंदु है, जिस पर बिहार में कराए जा रहे जातिगत गणना को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है ये मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन को स्वीकार कर लिया है और इस पर 13 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। 13 जनवरी यानी फ्राइडे, आने वाले शुक्रवार 13 जनवरी को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हो सकती है। वे कौन से 7 मुद्दे हैं? सामाजिक कार्यकर्ता नालंदा के रहने वाले हैं अखिलेश कुमार और इनके एडवोकेट हैं वरुण कुमार सिन्हा। इनके माध्यम से यह PIL फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। कहा गया है कि बिहार राज्य की जो अधिसूचना है जातिगत गणना कराने वाला, वह अधिसूचना अवैध है, इलीगल, मनमाना, आर्बिट्रेरी है, तर्कहीन, इलॉजिकल है, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कानून के अधिकार के बिना है। याचिका में कहा गया है कि जो 6 जून 2022 को बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है जातिगत गणना कराने वाला, वो रद्द कर दिया जाए। बिना देरी किए हुए मैं अगले स्लाइड पर आता हूं कि आखिर वे कौन से पॉइंट हैं। 7 कानूनी बिंदु हैं जिसके पॉइंट पर आखिर ये रिट फाइल किया गया है, चुनौती दी गई है इस नोटिफिकेशन को, जिसके आधार पर जातिगत गणना बिहार में की जा रही है। अनुच्छेद 32 के तहत यह PIL रिट पिटीशन फाइल किया गया है। पहला पॉइंट, सबसे बड़ी बात, क्या बिहार सरकार द्वारा जो जातिगत गणना कराया जा रहा है वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है? मतलब जो संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या इसका उल्लंघन करता है? पहला पॉइंट पिटीशन में यही उठाया गया है। अगर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन है जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देता है। यह स्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट का अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी लॉ, कोई भी नोटिफिकेशन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता है। कहा गया है कि कैसे उल्लंघन करता है, तो याचिकाकर्ता ने कहा है कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। और जेंटलमैन, जो 14 है वो संविधान का मूल ढांचा है। 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, यानी समानता जो है, इक्वलिटी जो है, संविधान का मौलिक ढांचा है। जाति के आधार पर यह जनगणना कराकर आप एक पर्टिकुलर जाति का करवाने जा रहे हो, यह संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। पहला प्ली यह लिया गया है। दूसरा प्ली, क्या भारत का संविधान किसी भी राज्य सरकार को जातिगत आधार पर गणना करवाने का राइट देता है? क्या आप भी विचार कीजिए, क्या संविधान ऐसा कोई राइट देता है किसी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कास्ट के आधार पर गणना करवा सकता है? ये दूसरा लीगल पॉइंट है जिस पर जातिगत जनगणना को चुनौती दी गई है भारत के सबसे बड़े अदालत में। कहा गया है कि जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है, यानी सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट में आता है, और जो भी विषय यूनियन लिस्ट में आएगा उस पर पावर पार्लियामेंट को है और सेंट्रल गवर्नमेंट को है। फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको कैसे करवाने लगेगा? जो जनगणना टॉपिक है वो सेंट्रल लिस्ट का विषय है, ये स्टेट लिस्ट का नहीं है कि राज्य सरकार करवाने लगे। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का जो बंटवारा है, संविधान का अनुच्छेद 246-69 में सूचीबद्ध है, जनगणना केवल और केवल केंद्र की सरकार करवा सकती है, राज्य की सरकार नहीं। जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होता है और यह जो अधिनियम है वो पार्लियामेंट का अधिनियम है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, और इसमें इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार ये कार्य नहीं करवा सकती है। अब इसी को तय करना है सुप्रीम कोर्ट को। तीसरा लीगल इशू है आपके सामने स्क्रीन पर,
क्या 6 जून को बिहार सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है जातिगत गणना करवाने का, वह जनगणना अधिनियम 1948 के खिलाफ है? यह भी सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा, क्योंकि इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती। यह सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि क्या इस पार्लियामेंट के एक्ट का उल्लंघन करता है। जो बिहार राज्य की जो अधिसूचना है 6 जून 2022 की, चौथा लीगल पॉइंट आपके स्क्रीन पर, क्या किसी विशिष्ट कानून के अभाव में जाति आधारित गणना के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति संविधान राज्य को देता है? कोई कानून तो है नहीं कि जातिगत जनगणना कराओ, नो लॉ। तो जब लॉ है ही नहीं तो फिर किस लॉ को आधार बनाकर जातिगत जनगणना कराने के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है? यह चौथा लीगल पॉइंट प्ली किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। जो पांचवा लीगल पॉइंट है, क्या राज्य सरकार का जातिगत गणना कराने का निर्णय सभी राजनीतिक दलों की सहमति से लिया गया एक समान निर्णय है? यह अगला पॉइंट है कि क्या एक समान सभी का निर्णय है? यह पॉइंट है। छठा पॉइंट आपके स्क्रीन पर, क्या बिहार में जाति आधारित गणना के लिए राजनीतिक दलों का कोई निर्णय सरकार पर बाध्यकारी है? मान लीजिए सभी पॉलिटिकल पार्टी ने तय किया हाँ जी होना चाहिए, तो क्या राजनीतिक दलों के द्वारा लिया गया निर्णय क्या सरकार के लिए बाध्यकारी है? यह छठा पॉइंट है। और सातवां और अंतिम लीगल पॉइंट जो रिट पिटीशन में फाइल किया गया है कि क्या बिहार सरकार का 6 जून 2022 का जो नोटिफिकेशन है जातिगत गणना करवाने वाला, वो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अभिराम सिंह बनाम सीडी कॉमचेन मामले में दिए गए फैसला के खिलाफ है। तो बड़ी बात कही गई है। ये 7 लीगल पॉइंट उठाए गए हैं और 7 लीगल पॉइंट में स्टार्टिंग होता है कि क्या राज्य की सरकार सक्षम है। जब मामला यूनियन लिस्ट में है, संघ सूची में है, तो राज्य सरकार कैसे कर सकती है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर भी लेजिस्लेटिव पावर के पैरेलल होता है। तो जब लेजिस्लेटिव पावर नहीं है तो फिर एग्जीक्यूटिव पावर कहां से आ गया? पहला पॉइंट। और क्या मूल ढांचे का उल्लंघन करता है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, क्योंकि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करने का संविधान निर्देश देता है। तो यह पॉइंट है। अब बिहार में जातिगत जनगणना तो शुरू हो चुकी है। 7 से लेकर 21 जनवरी के बीच में घरों को गिना जा रहा है और दूसरा चरण शुरू होगा 1 से 30 अप्रैल के बीच, जब जाति गिना जाएगा बिहार में कि किस जाति के कितना लोग हैं, और पूरा काम 31 मई 2023 तक पूरा हो जाएगा एज पर द नोटिफिकेशन रिवाइज्ड है उसके अनुसार। क्वेश्चन है कि बिहार में ये जातिगत जनगणना हो रही है कि जातिगत गणना? ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बिहार सरकार वहां टेकअप करेगी। क्या बिहार सरकार कह सकती है सुप्रीम कोर्ट, मिलोड हम लोग जातिगत जनगणना नहीं करवा रहे हैं, हम लोग जातिगत गणना करवा रहे हैं। जातिगत गणना यानी कास्ट सर्वे, न कास्ट सेंसस नहीं करवा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर इस पर लेगा कि दोनों में अंतर क्या है। तो जनगणना केंद्र द्वारा कराई जाती है और केंद्र सरकार केवल एससी और एसटी की ही गणना कराती है एज पर जो जनगणना अधिनियम है। पिछड़ी और अन्य जातियों की जातिगत जनगणना आबादी के बाद कभी नहीं हुई है। आजादी के बाद राज्य सरकार जनगणना नहीं करवा सकती है, यह तो बहुत क्लियर है। राज्य सरकार, इसीलिए बिहार की सरकार इसे सर्वे का नाम दे रही है और इसे कह रही है कि यह मात्र गणना है, जातिगत जनगणना नहीं है। तो क्या जातिगत गणना के लिए बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित है? जी हां, 2 बार बिहार विधानसभा ने, प्रस्ताव है, ये लॉ नहीं है विधानसभा का। सवाल है जो रिट पिटीशन फाइल किया गया है कि बिहार सरकार ने बिना कानून बनाए यह काम कर रही है। अब सवाल है कि बिहार सरकार कानून तो बना नहीं सकती क्योंकि विधानसभा के बियॉन्ड पावर है। विधानसभा को पावर नहीं है कि वो ये काम के लिए लॉ बनाए। ये केवल प्रस्ताव है। 18 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2020 में 2 बार प्रस्ताव पारित हुआ है, लेकिन इसका कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, इसकी कोई कानूनी, इसकी कोई प्रभाविकता नहीं है। तो केंद्र क्यों नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो? केंद्र पक्ष में नहीं है। पार्लियामेंट में भी ये बात बोला गया है। नित्यानंद राय ने कहा है कि केंद्र की सरकार केवल एससी एसटी का ही काउंटिंग करवाती है, अन्य
का नहीं करवाती है। ये स्पष्ट है, जनगणना अधिनियम में ये बात लिखा हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या देश में पहले कभी जातिगत जनगणना नहीं हुई है? जी नहीं हुई है। आजादी के बाद अंतिम जो है वो 1931 में ब्रिटिश काल में हुई थी, और 1951 में जब देश स्वतंत्र हो गया, पहली जनगणना की बात आई देश के स्वतंत्रता के बाद। तो सबसे बड़े विरोधी थे जनगणना, जातिगत जनगणना करवाने के, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है, देश का ताना बाना, एकता इससे खंडित होगा, और जातिगत जनगणना का विचार रद्द कर दिया गया। लेकिन आज की जो राजनीतिक पार्टी है, दल है, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल का फिलॉसफी उनके माइंड में कभी नहीं होगा। किस प्रकार से इसको इशू बनाया जा सकता है, वो ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण इशू है। 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन इसका डेटा कभी भी केंद्र द्वारा पब्लिश नहीं किया गया, क्योंकि डेटा में त्रुटि थी। क्या किसी और राज्य में जातिगत जनगणना हुआ है? कर्नाटक में हुआ है 2015 में, लेकिन उस डेटा को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह इंपॉर्टेंट बात है जानना। तो क्या पूरे देश में भी जातिगत जनगणना होगी? बिहार में जातिगत गणना के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि पहले हम लोग बिहार का करवा लेंगे, पूरे देश में मांग करेंगे कि जातिगत जनगणना हो। बहरहाल क्या होगा आगे, यह तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। अब जनगणना क्यों नहीं हो रहा है, कई लोग के माइंड में आ रहा है बात। जो 10 साल में जो जनगणना होता है, सेंसस होता है, भारत की सरकार करवाती है, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो कोरोना के कारण 21 में ड्यू था, नहीं हुआ। उसके बाद कहा गया कि 31 मार्च 2021 तक डेटा फ्रीज कर लो, क्योंकि डेटा फ्रीज होने के 3 महीना बाद शुरू होता है, वो भी नहीं हुआ। तीसरी बार 31 दिसंबर 2021 तक डेटा फ्रीज करने के लिए कहा गया, वो भी नहीं हुआ। अभी हाल में कहा गया है, केंद्र की सरकार ने सभी राज्यों को कहा है कि 30 जून 2023 तक डेटा फ्रीज कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जनगणना होगा। मतलब कि 3 महीने बाद, तो जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद हो सकता है, लेकिन तब तक लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, और इस प्रकार उम्मीद है कि अब आम चुनाव के बाद अगले साल 2024 में ही भारत की जनगणना हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरत है जातिगत जनगणना? क्योंकि रिजर्वेशन का मामला है। किस जाति का कितना जनसंख्या है, उसके अनुसार रिजर्वेशन देने की बात है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि आप डेटा लाइए, डेटा के आधार पर रिजर्वेशन दीजिए। तो ये डेटा कैसे आएगा? लेकिन ये डेटा केंद्र को करना था, क्योंकि राज्य का पावर नहीं है। तो यह इंपॉर्टेंट बात है। तो जातिगत जनगणना का मुद्दा कितना, कौन है, शेड्यूल्ड कास्ट कितना है, शेड्यूल्ड ट्राइब कितना है, ओबीसी कितना है, ये जरूरी है जानना, ताकि सही रिजर्वेशन दिया जा सके। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक कर सकते हैं, और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। कोई भी इस पर हो कमेंट आप कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये बात है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 7 पॉइंट बताया है, जिस 7 पॉइंट के आधार पर जातिगत जनगणना जो है उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, इस 7 पॉइंट पर। और इन 7 पॉइंट को आप बार बार देख सकते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट है। पहला है बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है राज्य सरकार का। दूसरा है इसमें कि पावर नहीं है राज्य सरकार को यह करवाने का। तीसरा कहता है कि जनगणना अधिनियम का उल्लंघन है। चौथा कहता है कोई कानून ही नहीं है राज्य सरकार को कि ऐसा करे, फिर कैसे कर दिया। पांचवा है राजनीतिक दलों की सहमति से लिया गया एक निर्णय है कि नहीं, इसकी जांच। छठा कहता है अगर राजनीतिक दल कह दे तो क्या सरकार पर ये बाध्यकारी है। और 7वां और अंतिम पॉइंट है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय का उल्लंघन करता है। तो कुल मिलाकर देखना होगा 13 जनवरी को जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस है उनके अदालत में ये मुद्दा लिस्टेड है। 13 तारीख को, 13 को नहीं हुआ तो ये 20 को हो सकता है। लेकिन बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि 13 को सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस जारी करेगा बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को, दोनों को, क्योंकि दोनों को पार्टी बनाया गया है। बिहार सरकार को भी पार्टी बनाया गया है PIL में, केंद्र को भी पार्टी बनाया गया है PIL में। केंद्र क्या कहता है, क्योंकि यह राजनीति की वो ज्वालामुखी है जातिगत जनगणना जिसमें सभी राजनीतिक दल रोटी सेकना चाहेंगे और कोई भी अपना दाव चूकना नहीं चाहेगा। बहरहाल
ये जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट की अदालत में चला गया है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, लेकिन लड़ाई लंबी चलेगी और तब तक के लिए इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।